नमस्कार, माइको एफए में आपका स्वागत है। आज सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी उपन्यास परिणीता का भाग 2। श्याम बाजार के एक सुखी संपन्न भरपूर वैभवशाली परिवार में शेखर की शादी की बात चल रही थी। वे लोग आज आए थे। विवाह मुहूर्त अगले माह ही निश्चित करने की बात कह गए हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को शेखर की मां ने शायद मंजूर नहीं किया। उन्होंने अंदर से एक नौकरानी द्वारा संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर लड़की देख ना आए और पसंद ना कराए तब तक मुहूर्त कैसे ठीक होगा। नवीन राय की निगाह केवल धन दौलत पर थी और शायद उन्हें उनके अनुमान से अधिक मिलता। उन्होंने मालकिन की यह बात सुनकर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह क्या कहती हो? लड़की देखने की क्या आवश्यकता? वह तो देखी ही है। पहले संबंध स्थापित हो जाने दो, फिर आशीर्वाद वाले दिन यदि शेखर चाहेगा तो देख आएगा, साथ ही और सभी लोग देख लेंगे। इतना कहने पर भी उनकी पत्नी सहमत ना हुई। उन्होंने इस संबंध को पक्का ना होने दिया और कहा, शेखर की सहमति के बिना संबंध कदापि तय ना होगा। स्त्री की इन बातों से नवीन राय कुपित हो गए। उस दिन बिना खाए पिए ही बैठक में पड़े रहे। शेखर शौकीन मिजाज का व्यक्ति था। वह मकान के 3 मंजिले पर रहता था। उसका सारा कमरा आधुनिक ढंग से सुसज्जित था। माँ के कई दिन आग्रह करने पर आज शेखर लड़की देखने जाने की तैयारी में लगा हुआ था। कपड़े जूते आदि पहनकर शीशे के सामने खड़ा होकर बाल संवार रहा था कि ललिता वहां आ गई। उसके आने का पता भी उसे न चला। कुछ देर मौन रहकर ललिता ने उससे पूछा, बहू को देखने जा रहे हो ना? पीछे घूमते हुए शेखर ने कहा, ओहो, तुम आ गई ललिता। देखो, भली भांति साज सामान कर दो, कोई कमी ना रह जाए, जिससे बहू तुरंत पसंद कर ले। ललिता मंद हंसी के साथ बोली, शेखर भैया, इस समय बिल्कुल समय नहीं है। मैं तो सिर्फ कुछ रुपए लेने आई हूँ। इतना कहकर तकिए के नीचे का गुच्छा निकालकर दराज खोली और कुछ रुपए निकाले। उन रुपयों को आंचल में बांधती हुई अपने आप बोली, जब आवश्यकता पड़ती है तभी रुपए ले जाती हूँ, परंतु यह सब अदा कैसे होंगे? इस बात का मतलब ललिता तनिक भी न समझ सकी। वह टकटकी बांधे उसकी ओर देखती रही। शेखर ने कहा, मेरी ओर क्या देखती हो? क्या समझती नहीं? सिर हिलाकर ललिता बोली, नहीं, फिर समझने की आवश्यकता भी नहीं। थोड़ी और बड़ी हो जाने पर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। संध्या हो जाने पर शेखर लौटकर आया और चुपचाप सन्न होकर अपने बिस्तर पर पड़ा, ना जाने क्या सोचता रहा। इसी समय उसकी माँ वहां आई। उसे देखते ही वह चट से उठ बैठा। माँ ने कुर्सी घसीटकर उसके नजदीक कर ली और बैठकर पूछा, लड़की अच्छी है या नहीं? तूने कुछ बताया नहीं? मीठी हंसी के साथ शेखर ने कहा, अच्छी है माँ। शेखर की माँ का नाम भुवनेश्वरी था। अवस्था लगभग 50 साल की थी, फिर भी शरीर सुडौल गठन के कारण देखने में वह 35-36 की ही मालूम पड़ती थी। उनके शरीर का प्रत्येक अंग सुडौल, सुदृढ़ तथा सुंदर था। उनका हृदय बहुत ही कोमल था। वैसे वह गांव की बालिका थी, फिर भी शहर में ब्याह होने पर शहरी जीवन की चटक मटक में घुल मिल गई। किसी दिन भी उनमें देहातीपन न दिखाई दिया। सदाचार शिष्टाचार आदि में वह दूसरी औरतों से कदापि पीछे न थी। एक ओर जिस प्रकार से उन्होंने शहरी जीवन को अपना लिया, उसी तरह दूसरी ओर सपने ग्रामीण जीवन की सादगी, सरलता, सच्चाई और सरसता को खत्म नहीं होने दिया। शेखर के लिए भुवनेश्वरी कितने बड़े गौरव की चीज थी, इसका ज्ञान पूर्ण से उसकी माँ को भी नहीं था। वह हृदय में जैसे अपनी माँ की पूजा किया करता था, वैसे ही उसके लिए सभी वस्तुएं सदैव उपलब्ध थी। उसमें बुद्धि, विद्या, सुंदरता तथा वैभव की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी भुवनेश्वरी जैसी माँ के पेट से जन्म पाने के सौभाग्य को वह भगवान की एक परम देन समझता था। इसलिए वह मन वचन कर्म से उनका कृतज्ञ था। शेखर ने नीची दृष्टि करके मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो पूछा वही मैंने बतला दिया, और मैं कहता ही क्या। भुवनेश्वरी भी शेखर की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, बेटा, तूने भली प्रकार मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ दिया। कैसा वदन है, गोरा है या सांवला? ललिता की तरह ही है ना? दृष्टि ऊपर उठाते हुए शेखर ने कहा, ललिता का रंग तो सांवला है, पर वह तो उससे साफ रंग की है। माँ ने कहा, उसकी आंखें तथा मुख की बनावट कैसी है? शेखर ने कहा, कोई बुरी नहीं है माँ, तो शादी पक्की करने के लिए तेरे पिता से कह दूं? माँ की यह बात सुनकर शेखर चुप हो गया।
वो थोड़ी ही देर माँ की ओर देखता रहा तो माँ ने फिर पूछा, बेटा लड़की कुछ पढ़ी भी है, कहाँ तक पढ़ी है? शेखर ने कहा, इसे तो मैं पूछना भूल गया। बड़े आश्चर्य में पड़कर माँ ने कहा, फिर पूछा क्यों नहीं बेटा? आज के नवयुवक जिस बात को महत्वपूर्ण समझते हैं उसे ही तू पूछना भूल गया? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, ध्यान से उतर गया। शेखर का यह उत्तर सुनकर भी उसकी माँ के आश्चर्य में कमी ना हुई। थोड़ी देर तक वह अपने पुत्र की तरफ देखती रही, फिर कहने लगी, फिर यह साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी इच्छा वहाँ शादी करने की नहीं है? इस बात का उत्तर देना ही नहीं चाहता था कि उसी समय ललिता वहाँ आ गई। उसको देखते ही वह चुप रह गया। ललिता धीरे धीरे आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई। बाएं हाथ से उन्होंने उसे सामने खींचकर कहा, क्यों बिटिया? धीमे स्वर में ललिता ने कहा, कुछ भी नहीं माँ। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी, परंतु भुवनेश्वरी ने ही उसे रोक लिया और कहा, मैं माँ अवश्य हूँ पर मौसी नहीं। उसी समय से ललिता उन्हें माँ कहती थी और कभी कभी अम्मा। भुवनेश्वरी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी छाती के पास खींचकर कहा, कुछ भी नहीं। तब तो ऐसा लगता है मुझे देखने के लिए आई है। ललिता चुप खड़ी रही। शेखर बोला, माँ तुम्हें देखने आई है, किंतु इतना समय कहाँ है इसे? आश्चर्यचकित शेखर ने कहा, फिर इन लोगों का खाना कौन बनाएगा माँ? इसके मामा ने तो उस दिन कहा था कि अब ललिता खाना बनाएगी। माँ को शेखर की बात पर हंसी आ गई। वह बोली, इसके मामा की बात को क्या कहा जाए? जो कुछ भी उसके मन में आ गया कह डाला। इसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, यह तो अभी बच्ची है शेखर। उसके मामा ने जो कह दिया क्या वह काफी हो गया? फिर इसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएगा ही कौन? अपने यहाँ की महाराजिन को मैंने कहला भेजा है, फिर आजकल दोपहर को मैं ललिता के यहाँ ही भोजन करती हूँ। शेखर समझ गया कि माँ ने अपनी सहृदयता से ही इस बेचारे परिवार के दुखों को कम करने के लिए वह बोझ स्वयं ही उठाया है। वह आराम की सांस लेता हुआ चुप ही रहा। 1-1.5 माह बीतने पर एक दिन संध्या समय अपने कमरे में शेखर कोच पर लेटा हुआ पढ़ने में व्यस्त था, किसी उपन्यास के रस में लीन था। उसी समय ललिता आई और तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर खटखटाती हुई दराज खोलने लगी। शेखर ने पढ़ते हुए ही पूछा, क्या कर रही हो? ललिता ने कहा, रुपए ले रही हूँ कहकर वह फिर पढ़ने में व्यस्त हो गया। आंचल में रुपए बांधकर ललिता उठी। आज वह साज श्रृंगार करके वहां आई थी। उसकी मनोवृत्ति ऐसी थी कि एक बार शेखर उसकी ओर दृष्टि डाले। भैया 10 रुपए लिए हैं, शेखर ने कहा। अच्छा, परंतु उसने दृष्टि उठाकर ललिता की ओर ना देखा। उसे कुछ दूसरा उपाय ना समझ में आया तो वहां का सामान इधर उधर धरने उठाने लगी। यह कोशिश भी बेकार जाती देख वह धीरे धीरे चली गई। फिर भी वह सोचती यही रही कि इस प्रकार चले जाने से कोई काम ना बन सकेगा। वह फिर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और प्रतीक्षा करती रही। आज उसका थिएटर देखने का प्रोग्राम था। प्रोग्राम बन जाना ही पर्याप्त ना था, क्योंकि उसे पता था कि वह घर के बाहर एक कदम भी शेखर की मर्जी के बिना ना जा सकती थी। यह बात उसे किसी ने बताई भी ना थी कि उसकी आज्ञा मानना क्यों आवश्यक है, और ना इस बात पर कोई वाद विवाद ही किया। जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचकर कोई धारणा निर्धारित कर लेता है, उसी प्रकार उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि से उसकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया था। उसके हृदय में यह बात धंस गई थी कि और लोग अपनी इच्छा से जैसा चाहे कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, परंतु मैं उन लोगों की नकल करने में असमर्थ हूँ। उसको अपनी बेबसी का पूरा अनुभव था। उसे मामा मामी की आज्ञा उचित प्रतीत नहीं होती थी। दरवाजे के एक ओर खड़ी ललिता ने धीमे स्वर में कहा, हम लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। ललिता का यह मंद स्वर में कहना सभी लोग मेरा रास्ता देखते होंगे। इस बार ललिता की आवाज उसके कानों तक जा पहुंची। उपन्यास को एक ओर रखते हुए बोला, क्या बात है? ललिता ने गुस्से में कहा, अब आपको इतने समय के बाद सुनाई दिया? हम सभी लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम सभी लोग से क्या आशय? कौन से लोग? ललिता ने जवाब दिया, मैं, अन्ना, काली, चारूवाला और उसका मामा तथा भाई इत्यादि। शेखर ने कहा, कौन उसका मामा? ललिता ने कहा, गिरिंद बाबू उनका नाम है। उनको वहाँ आए 5-6 दिन हुए, मुंगेर में रहते हैं। अब वह कलकत्ता में ही बीए पढ़ेंगे। बहुत ही भले आदमी है। बीच में ही शेखर ने कहा, अच्छा, तुमने उसके बारे में सभी कुछ जान लिया? लगता है खूब मेल हो गया है। यही कारण है कि आज 4-5 दिन से गायब रहती थी। हाँ, शायद ताश वाश खेला करती होगी।
शेखर के बात करने का ढंग बदला हुआ देखकर ललिता सन्न हो गई। उसे स्वप्न में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ख्याल न था। वह चुपचाप मुंह नीचा किए खड़ी रही। शेखर ने फिर कहा, तो कहो ना, इधर कई दिन से खूब ताश उड़ा करते थे ना। बड़े ही धीमे स्वर में विवश होकर उसने संकोच में कहा, हाँ, चारूबाला के कहने से क्या। यह कहते हुए ललिता पर शेखर ने सीधी नजर डाली और फिर कहा, पूरी सज धज कर आई हो, बहुत ठीक, अच्छा जाओ। परंतु ललिता निर्जीव की भांति चुपचाप खड़ी रही। चारूबाला ललिता की पड़ोसिन है, दोनों हमजोली है। चारूबाला ब्रह्म समाजी परिवार की है। गिरीन्द्र के सिवा उसके परिवार के सभी लोग शेखर से परिचित है। 5-7 वर्ष पहले की बात है, एक बार गिरीन्द्र यहाँ आया था और कुछ दिनों तक रहा था। अब तक बांकीपुर में शिक्षा ग्रहण करता था। कलकत्ता आने का ना कभी मौका मिला और ना आया ही था, इसीलिए शेखर उससे परिचित ना था। शेखर ने ललिता को खामोश खड़े देखकर कहा, जाओ ना, बेकार में खड़ी क्यों हो, जाओ। इतना कहकर शेखर ने उपन्यास उठाया और उसी में विभोर हो गया। कुछ समय और चुपचाप खड़े रहने के पश्चात ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, जाऊं? शेखर ने कहा, हाँ, कह तो दिया। शेखर की इस प्रकार के व्यवहार से ललिता का थिएटर जाने का उत्साह समाप्त हो गया, परंतु ऐसी दुविधा में फंसी थी कि ना जाने में भी अनिष्ट था। यह निश्चय हुआ था कि आधा आधा खर्च ललिता और चारूबाला मिलकर देगी। चारूबाला के घर वाले उसकी राह देखते देखते परेशान हो गए होंगे। समय जितना अधिक होता जा रहा है, उसकी व्याकुलता भी बढ़ती होगी। अपनी कल्पना से ही ऐसा दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा। फिर भी उसे अपने बचाव का कोई रास्ता न दिखाई दिया। 2-3 मिनट और चुपचाप बीते। फिर ललिता ने कहा, सिर्फ आज ही जाऊंगी, जाऊं? पुस्तक को एक और फेंकते हुए शेखर ने कहा, परेशान क्यों कर रही हो ललिता? जो भी मन में आए सो करो, अब काफी बड़ी हो चुकी हो, स्वयं अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो। ललिता शेखर की यह बातें सुनकर और भी आश्चर्य में पड़ गई। शेखर अक्सर ललिता को धमकाया करता था। यह पहला मौका ना था, उसे यह सब सुनने का अभ्यास था। फिर इधर 2-3 साल से इससे वह मुक्त थी। उधर उसके सभी साथी प्रतीक्षा में हैं और इधर ललिता स्वयं सज धज के साथ खड़ी है। केवल रुपया लेने आने के कारण ही यह रोरा सामने आ गया। आखिर वह अपने उन साथियों को क्या जवाब देगी? आज तक ललिता को कभी शेखर ने नहीं रोका था। वह स्वतंत्र थी, कहीं भी आ जा सकती थी। आज भी वह सज धज करके शेखर के पास रुपए ही लेने आई थी। आज उसकी स्वाधीनता पर जो कुल्हाड़ी चल रही थी, उसका उसे दुख ना था। दुख उसे केवल इस बात का था कि इस 13 वर्ष की उम्र में उसे शेखर की डांट सुननी पड़ी। उस अवस्था को याद करके वह शर्म से मानो जमीन में धंस गई। स्वाभिमान के आंसू भरे हुए वह 5 मिनट तक मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। उसका हृदय अंगीठी की भांति जल रहा था, परंतु शेखर की ओर से कुछ नम्रता का भाव न देखकर आंखों के आंसू पोंछती हुई वह चुपचाप चली गई। ललिता अपने घर आई और नौकरानी को भेजकर अन्ना काली को बुलवाया। 10 रुपये उसके हाथ में देते हुए उसने कहा, तुम सब लोग थिएटर देख आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चारू से भी यही कह देना कि इसी कारण मैं ना जा सकूंगी। अन्ना काली ने पूछा, क्या हुआ जीजी? ललिता ने कहा, मालूम होता है कि सिर फटा जा रहा है और जी मिचलाता है, तबीयत खराब होती ही जा रही है। यह कहते हुए वह करवट बदलकर लेट गई। चारूबाला ने आकर खूब समझाया, चलने के लिए मामी से जबरदस्ती सिफारिश करवाई, फिर भी ललिता को साथ में ना ले जा सकी। अन्ना काली को 10 रुपये मिल ही चुके थे, इसलिए वह थिएटर जाने के लिए बेचैन थी। इस कारण कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस भय से चारू को अलग ले जाकर 10 रुपये का नोट दिखाकर बोली, दीदी की हालत ठीक नहीं है, अगर वह नहीं जाती तो हर्ज ही क्या है, यह लो, आओ हम लोग देखने चले। यह बात चारू की भी समझ में गड़ गई। हालांकि अन्ना काली अभी उम्र में छोटी थी, पर चतुर बहुत थी। वह तैयार हो गई और अन्ना काली को साथ लेकर चली गई। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, परिणीता का यह भाग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई पसंदीदा कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।